हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा यूनिट 4 पे। यूनिट हमारा जो 4 है वो है रिव्यू ऑफ पार्टिकल डायनेमिक। ओके, जो हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें से कुछ थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस करता हूँ और आप भी थोड़ा भी हेल्प करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारे गति के नियम होते हैं, जो हमारी मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं, उनको हमें प्रूव करना होगा किसकी हेल्प पे, इंटीग्रेशंस के। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन मूविंग बॉडी होती है, स्टैंड इक्वेशन आती है, अगर हमें इंटीग्रेशन मेथड से कैसे हमें प्रूव करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इसमें दोस्तों छोटी छोटी डिफिनेशन भी आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ये चीज़ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे तीन गति के नियम है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसको हम कैसे इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करेंगे। तो पहला मैंने जो लिया हुआ है वो हमारा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सपोज दैट मैंने मान लिया इसको प्रूव करने के लिए एक हमारी कोई बॉडी है जो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है। ओके, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो हमें पता है जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, देखो अगर मैं बात करूं v इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी होता है। v इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी होता है। छोटी छोटी डिफिनेशन है, वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है। और हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो a इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। डी वी अपॉन डी टी होता है। तो जो हम एक्सेलरेशन को है अगर डी एस अपॉन डी टी के टर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन और डी टी का स्क्वायर इक्वल टू ए। ओके, ये फिर हमने किया डी अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि दो बार है, इक्वल टू ए। जो डी एस अपॉन डी टी है, डी और ये डी टी को मैंने इस साइड कर दिया ए डी टी एंड डी इंटू डी एस अपॉन डी टी। ओके, अब देखो इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन किया डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू इंटीग्रेट ए इंटू डी टी। अब ये डी एस अपॉन डी टी इंटू डी है, चाहे इस साइड लिखे चाहे इस साइड लिखे, आपको कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये जो बचेगा हमारा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी, ए डी टी है हमारा, ये कि हो जाएगा टी प्लस सी वन कॉन्स्टेंट एक हमारा ऐड होगा। ठीक है, जब हमारे कॉन्स्टेंट ऐड हुआ, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। ओके, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पार्टिकल इट कैन बी डिफाइंड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डी एस अपॉन डी टी। अब हमारा मैंने मान लिया जब हमारा एट ए पार्टिकल टी टाइम पे अगर हमारा टी जीरो है, इंस्टेंटेनियस हमने जो टाइम कंसिडर किया है, अगर हमारा टी इक्वल टू जीरो है, तो अगर हमारा टी जीरो ही है तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी हमारा जो पार्टिकल मूव करेगा डी एस अपॉन डी टी कितना होगा, u होगा। अगर हम आफ्टर टी करते हैं तो v कंसिडर करेंगे। तो जो डी एस अपॉन डी टी को मैंने मान लिया u है। ओके, अब जब डी एस अपॉन डी टी को मैंने u मान लिया और t हमारा क्या जीरो है, इस वैल्यू को यहाँ कंसिडर करते हैं। डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, u है, a इंटू टी, जीरो हो गया हमारा और ये जीरो हो गया, ये बचा प्लस सी वन। तो u इक्वल टू ए हमारा जीरो, यानी सी वन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, u आ जाएगी। u हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी है एट जब हमारा t इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं किसी क्वेश्चन में सी वन में पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ए टी और जो सी1 की वैल्यू थी जो u हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम अगेन इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, जब हमने अगेन इसको इंटीग्रेशन किया तो ये क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी, ए टी प्लस यू हो जाएगा। अब डी एस अपॉन डी टी का ये डिफरेंशिएट के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, अब हमारा ए टी के रिस्पेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस यू इंटू टी। अब इसका कांस्टेंट भी होगा ना, वो हमने मान लिया कांस्टेंट हमारा कितना हो गया, C2 हो गया। वहाँ हमारा क्या निकला था, C1 निकला था, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ जो कंसिडर कर रहे हैं, मैंने मान लिया जब हमारा t इंस्टेंटेनियस जीरो है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो दूरी तरह ट्रेवल करेगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि हमारा t जीरो है, इनिशियल है, तो s भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। s हमारी क्या है, एक तरीके से हमारा डिस्टेंस है, तो हमारा C2 की वैल्यू भी हमारी जीरो मिल गई। जब C2 की वैल्यू हमारी जीरो मिल गई तब यहाँ पुट करते हैं तो S बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। यही तो हमें प्रूफ करना है। देखो S बराबर, अब इसको सही क्रम में मैं लिख दूं
तो एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया पहला फॉर्मूला कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इंटीग्रेशन मेथड से हम कैसे प्रूफ करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी को और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को कैसे प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला दोस्तों कंसिडर किया है यहाँ है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। हमें पता है जो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dv अपॉन dt, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया dv अपॉन dt। हमें ये याद रखना है हमें कहाँ से कौन सी वैल्यू को कंसिडर करना है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो गया dv अपॉन dt हो गया और हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है ds अपॉन dt होता है। अगर हम dt के टर्म में इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकता हूँ dt इक्वल टू ds अपॉन v। तो इसको मैंने यहाँ वही लिखा है a इक्वल टू यहाँ dt इक्वल टू क्या हो जाएगा ds अपॉन v यानी v dv अपॉन ds, ठीक है। अब v dv इंटू इक्वल टू ads, ठीक है। ये यहाँ से इक्वेशन हमारी बन गई। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या किया इंटीग्रेट कर दिया। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में v के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ v के रिस्पेक्ट में किया तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ a ds है यानी a ds है यानी क्या हो जाएगा s बचेगा, a हमारा कांस्टेंट है एक तरीके का, प्लस c हमारा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट c3 या c4 भी नाम दे सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ c1 c2 ऑलरेडी कंसिडर किया है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने यहाँ भी क्या जो हमारी कंडीशन लिया मैंने s इक्वल टू हमारा क्या 0 है। जो हमारा s इक्वल टू 0 होगा तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी तो होगी नहीं। v हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी होती है और v हमारा क्या होता है फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारा क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो हमने v को u में चेंज कर दिया जब हम s इक्वल टू 0 कंसिडर किया। तो यहाँ से u स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आएगा और ये हमारा क्या हो गया s हमारा 0 हो गया प्लस c हो गया, ठीक है। यानी c इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को क्या करते हैं हम यहाँ पुट करते हैं। जब हमने यहाँ पुट किया तो देखो v स्क्वायर अपॉन 2 बचा इक्वल टू as प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम यानी 2as बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा और हमें यही प्रूफ करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, हो सकता है थोड़ी आवाज़ में जैरिंग आ रही हो एयर की, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मॉर्निंग का ही टाइम है और छत पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला बिल्कुल लीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमें कहाँ प्रूव करेंगे। अब देखो ये ऑलरेडी अभी याद होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी जब हमने पुट किया सॉल्व किया था जब हमारी वैल्यू आई थी c1 की u, तो यहाँ से वो फॉर्मूला निकला था हमारा ds अपॉन dt प्लस ए टी प्लस यू। देखो दिखाता हूँ मैं, देखो ये यहाँ से हमने डायरेक्ट कंसिडर कर लिया ds अपॉन dt इक्वल टू ए टी प्लस यू। ओके, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था इसको, तो मैंने यहीं से इसको इस वैल्यू के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए यहीं से मैंने उठा लिया उसको, तो ds अपॉन dt प्लस ए टी प्लस यू हो जाएगा। अब मानते हैं हम आफ्टर t सेकंड बाद, अब वहाँ इंस्टेनियस t इक्वल टू हम 0 कंसिडर करते हैं तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी v हो जाएगी, इसके पहले ही बताया। तो जो हमारे ds अपॉन dt है इसको हम u लिख सकते हैं और हमारा ये क्या हो गया at हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा u हो गया। तो जब हमारा आफ्टर t सेकंड बाद मैंने वेलोसिटी को v मान रहे हैं तो ds अपॉन dt हमारा कितना हो जाएगा v इक्वल हो जाएगा ना, v इक्वल टू u प्लस ए टी हमारा क्या हो गया फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा कर्वीलिनियर मोशन हमारा क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बार बार आप चैनल को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पे ऑलरेडी यूनिट हमारी 1 इसके अलावा 2 और 3 अपलोड कर दी गई है। ये यूनिट हमारा 4 है और यूनिट 5 भी जल्द अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों हम बात करेंगे कर्वीलिनियर हमारा मोशन होता क्या है और इसके अलावा हम बात करेंगे इसके डिफिनीशन के बारे में और बात करेंगे कि हमारा अगर हमारा कोई हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है तो उसमें हम कैसे फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। या फिर हमारी बॉडी इन पोलर कोऑर्डिनेट में है तो हम कैसे कर्वीलिनियर मोशन को डिफाइन करेंगे। तो हम जान लेते हैं पहले कि कर्वीलिनियर मोशन हमारा होता क्या है। देखो, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। कहने का मतलब कोई भी
ऑब्जेक्ट है हमारा मूव कर रहा है, कोई कर्व पाथ में मूव कर रहा है, ये हमारा क्या है, कर्व तरीके है ना, तो जो ऐसे मूवमेंट होता है ना कर्व पाथ में, वो हमारा कहलाता है कर्वीलिनियर मोशन। ओके, जैसा कि हमने कोई स्टोन हम फेंकते हैं इनटू एयर एट एन एंगल पे, कोई हम स्टोन फेंकते हैं तो हमारा क्या होता है, एक एंगल पे डिसाइड करता है ना, एक कर्व फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हमारा जो भी मोशन होता है वह हमारा कहता है कर्वीलिनियर मोशन। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि कर्वीलिनियर मोशन हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए हमारा फॉर्मूला कैसे डेरिवेट करेंगे, या अगर हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आपके एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो फर्स्टली मैंने जो कंसिडर किया है भाई, अगर हमारा जो कर्वीलिनियर मोशन है ऑफ ए बॉडी इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा सब, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक्स और वाई हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक हमारा कर्वीलिनियर मोशन है। मैंने एक पॉइंट ए पे मैंने मान लिया अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमारा क्या होगा, ठीक है। मैंने मान लिया आर दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, यहां से हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो देखते क्या है, अगर हमारा ये पोजीशन वेक्टर है तो क्या होगा, एक एक्स है, दिस इज द आई, मैंने इसको कंसिडर कर लिया आई कैप, दिस इज द जे कैप। तो अगर हम इसकी बात करें पोजीशन वेक्टर की तो क्या हो जाए, जो हमारा एक्स का मूवमेंट है इन टर्म ऑफ आई और वाई का जे के टर्म में, तो हमारा यही होगा ना पोजीशन वेक्टर। तो इसे हम फाइंड करना होता है कि हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आपको ये दोस्तों याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल में ऐसे ही पूछा जा सकता है, दे देगा कोई क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए दे देगा कि इसकी वेलोसिटी निकालो, पोजीशन वेक्टर निकालो, या फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, अगर सपोज दैट इसकी हमें वेलोसिटी को फाइंड करना है तो वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे। देखो, वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए v इक्वल टू क्या होता है, dr अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो dr अपॉन dt। आर कैप की आर जो एरो की वैल्यू का ऑलरेडी हमने फाइंड किया आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई के प्लस वाई जे के, इसको हमने रखा। तो यानी क्या हो गया, यार डी एक्स अपॉन डी टी आई की और डी वाई अपॉन डी टी जे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स लिख सकते हैं ना, ये वेलोसिटी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, अगर हमें वेलोसिटी को फाइंड करना है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें वेलोसिटी भी तो फाइंड करना है और ना इसका एंगल भी फाइंड करना है, यानी पोजीशन भी फाइंड करना है। तो देखो हमने क्या किया था, ये हमारा एक्स डायरेक्शन था, ये हमारा वाई डायरेक्शन था, ठीक है। जब ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर यहाँ से, जब ये कर्वीलिनियर मोशन हमारा मोशन है, अगर इस जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, अगर वेलोसिटी के टर्म में इसको मैं और इंक्रीज करूं, ये जो हमारी वेलोसिटी जा रही है दिस इज द वी, और हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, और दिस इज द वी वाई। तो ये जो हमारा टेंजेंट जा रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट वेलोसिटी, और ये थीटा फॉर्मेशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द वी एक्स, मैंने मान लिया इसका थीटा वी है, ठीक है। तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है दोनों का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी का, तो दिस इज द वी एक्स का स्क्वायर एंड वी वाई का स्क्वायर, रिजल्टेंट हमारा फाइंड हो गया। अगर हमें इसका थीटा को फाइंड करना है, थीटा को फाइंड करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी वाई अपन वी एक्स। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमारा आता है तो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूले को क्या करना है, हमें दिखाना पड़ेगा, ओके। अगर हमें एक्सेलरेशन वेक्टर को फाइंड करना है तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, हमें वी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो गई यहाँ से, वी एक्स आई एंड वी वाई जे, ये हमने क्या किया, यहाँ से पुट कर दिया। अभी देखो इसको इसका मल्टीपल किया है, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई और प्लस डी अपॉन डी टी वी वाई जे, इतना हो जाएगा। अब ये v है, v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, यानी r के टर्म में देखो, ठीक है। तो dx अपॉन dt होता है v इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है, ये भी हमारे को डबल हो जाएगा। अब इसको एक्सेलरेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं ना, यहीं से हम एक्सेलरेशन का टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि क्या था हमारा dv अपॉन dt तो था, तो ax i प्लस ay j, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। अगर सपोज दैट अगर एक्सेलरेशन का हमें पूरा रिजल्टेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और इसको थीटा चाहिए इसका, तो tan इनवर्स ए वाई अपॉन ये हमारा ए एक्स है, ठीक है, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिफाइन कर सकते हैं, और हमारा कोई फॉर्मूला आता है तो इससे हम क्या करते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं कि हमारा कोई न्यूमेरिकल अगर हमारा पूछा जा सकता है
तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि अगर हमारा कर्वीलिनियर मोशन हमारा आता है बॉडी इन ए पोलर कोऑर्डिनेट में, तो ये जो फॉर्मूले हमारे वेलोसिटी है, पोजीशन वेक्टर है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं कि हमारा कर्वीलिनियर मोशन हमारा जो है इन ए बॉडी इन ए पोलर कोऑर्डिनेट में है, तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज दैट मैंने एक डायरेक्शन कंसिडर किया, दिस इज द एक्स एंड दिस इज वाई। एक हमारा ये क्या है, कर्वीलिनियर पाथ है। एक मैंने पॉइंट कंसिडर किया ए पॉइंट पे। अगर इसका देखते हैं हम जो वेक्टर है जैसे पोजीशन वेक्टर आर, तो इसमें दो फॉर्मेशन होंगे, एक हमारा होगा रेडियल डायरेक्शन पे और एक दिस इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो हमारा ये जो मोशन हमारा है ना, ये हमारा ट्रांसवर्स रेडियल डायरेक्शन पे हो रहा है, हमने इसको कंसिडर कर लिया ई आर। ओके, ई आर कैप ई थीटा पे, क्योंकि ये थीटा के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। दिस इज द रेडियल डायरेक्शन एंड दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज द ई थीटा कैप। ओके, तो भाई दो डायरेक्शन यहाँ फॉर्मेशन होती है पोलर कोऑर्डिनेट में, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन एंड द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस कर्व से और आगे लेते हैं, दिस इज द रेडियल वेक्टर हो जाएगा हमारा रेडियल वेलोसिटी, दिस इज वी आर, एंड जो हमारा वी थीटा बन रहा है ना, ये होगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक तरीके से हमारी हो जाएगी, दिस इज वी थीटा। और ये जो इसके सरफेस से टेंजेंट होकर जा रहा है, दिस इज द टोटल वेलोसिटी। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि भाई अगर हमें रेडियस वेक्टर को फाइंड करना है, वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो कैसे इसे हम फाइंड करेंगे। ओके दोस्तों, देखो हमारा जो ई आर है, आई ई कैप है हमारा, ई टर्म हम कॉस थीटा के टर्म में हमारा फॉर्मूला बनता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और जो ई थीटा है ना, उसको मैंने माइनस के टर्म में, ऐसे ही हमारा जा रहा है ना एरो के टर्म में, तो माइनस ई थीटा के टर्म में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके, इसका बताने का मोटिव क्या है, देखो मैं बताता हूँ, अभी इसको यहीं रहने दो। अभी अगर हम अब रेडियस वेक्टर की बात करें, तो रेडियस वेक्टर हमारा कैसे फाइंड होगा, आर इंटू ई आर कैप। तुम्हारा रेडियस वेक्टर कहाँ से फाइंड हो गया, ठीक है भाई, रेडियस वेक्टर हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कि वेलोसिटी चाहिए यहाँ से, कि हमारा वेलोसिटी का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो वी इक्वल टू क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी होता है। अब आर की वैल्यू तुम्हें पता है कि रेडियस वेक्टर हमारा कितना निकल गया, आर इंटू ई आर कैप। आर हमारा क्या है, ई आर बार बार बताओ, क्या है, रेडियल डायरेक्शन है, ठीक है, रेडियल वेक्टर एक तरीके से हमारा, तो रेडियल वेक्टर है। तो अब क्या है, ये दो टर्म है, डी अपॉन डी टी क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है भाई। तो डी आर अपॉन डी टी किया, ई किया, अब एक बार आर को मैंने बाहर किया, ई के रिस्पेक्ट में किया। अब यहाँ से डी आर अपॉन डी टी निकल के आ गया, और ये तो ई आर कैप को मैंने ऐसे रहने दिया, ठीक है, प्लस आर। अब इस टर्म को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, डी ई आर, इसको मैंने डी थीटा किया, और यहाँ भी मैंने डी थीटा को कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और अपॉन डी टी हो गया। इसकी फॉर्मूला बताने का मेरा डेरिवेशन ये मतलब है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो डी आर अपॉन डी टी ई आर प्लस, अब यहाँ से आर हो गया। अब देखो इसको डी थीटा अपॉन डी टी थीटा, और इसको ई थीटा लिख सकते हैं ना, इसको ई थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है ना, इसको पॉइंट से हम दिखाएंगे, ठीक है। आर के टर्म में, आर के टर्म में इसको क्या किया मैंने, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को पॉइंट है, अगर डबल डिफ्रेंसिएशन आता है तो उसको हम डबल पॉइंट से दिखाएंगे, ठीक है। तो ई आर हो गया प्लस आर, ये थीटा के टर्म में, ये लो भाई थीटा मैंने दिखा दिया, ये ई थीटा हो गया। ये वेलोसिटी हमारी यहाँ से आ गई, इस वेलोसिटी को हमें याद रखना है। अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल आता है तो इसी तरीके से आएगा, और हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, और हमें किस पॉइंट को वैसे एज इट रखना है, ठीक है। इस वैल्यू को जो मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर देखो ई आर हमारा क्या है, कॉस थीटा आई कैप में है और साइन थीटा जे कैप में है। तो इसको हम क्या करें ना, डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी टी से, टी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा हो गया और साइन थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में से थीटा पॉइंट लगा दिया। ये भी इसी तरीके से साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का ये थीटा डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये हमारा ये थीटा, ये थीटा कॉमन हो जाएगा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ई थीटा की वैल्यू तो निकल के आ रही है, तो ई थीटा निकल के आ रही है, यानी डी अपॉन डी टी ई आर के टर्म में ये क्या हो जाएगा, थीटा डैश ई थीटा। यही तो मैंने देखो यहाँ रखा हुआ डायरेक्ट, देखो ये देखो, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, यानी डी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, वी की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। है तो कुछ नहीं, अगर किसको डिफरेंशिएशन आता है तो इजीली वो समझ सकता है कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है।
बट फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। तो देखो ये हमारा क्या है, इसको पहले मैंने क्या डिफरेंशिएट किया आर का, तो डबल बार हो जाएगा। अभी सिंगल था डबल हो गया, ई आर एज इट इज रखा रहेगा। एक बार ई आर को मैंने किया, इसको मैंने एज इट इज रख दिया, डी अपॉन डी टी ई आर कैप को मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है, क्योंकि इसका ई आर के टर्म में है। अब देखो इसी तरह इसको एक बार कंसिडर करेंगे। मैंने पहले आर को लिया, आर का डिफरेंशिएशन किया तो आर हो जाएगा पॉइंट, ये एज इट इज रखा रहेगा। फिर आर को मैंने सेम यूनिट रख दिया, इसको मैंने इसको थीटा को किया डिफरेंशिएशन, जो थीटा डबल हो जाएगा, इसको एज इट इज रख दिया। अब देखो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, आर को और थीटा को, किसको करता हूँ ई थीटा को, यानी ई थीटा को किया, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट एज इट इज। अब देखो ये आर है, अब देखो ये ई आर जो थीटा की वहां ये वैल्यू निकाली थी ना हमने, इस वैल्यू को मैंने क्या किया डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया। ध्यान से देखना, अगर कोई पॉइंट आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल या कुछ भी, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका पेपर कल ही है और इतना टाइम नहीं है कि मैं एक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर दूं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आर हो गया एज इट इज, दिस इज द एज इट इज। अब देखो आर थीटा डी अपॉन डी टी ई थीटा, अगर इसको सॉल्व करते हैं ना ये वाली इक्वेशन को, ये तो माइनस के टर्म में आएगी, यही मैंने बताया था ना इसके पहले अभी। तो सॉल्व करके देखिएगा, माइनस आर ये थीटा पॉइंट स्क्वायर हो जाएगा और ई आर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से एक्सेलरेशन को ई आर जहां है ना उसको मैंने कॉमन कर लिया, ई आर देखो ई आर यहाँ भी है, तो ये आर डबल डैश बच गया। अब आर थीटा में यहाँ भी ई आर है, यहाँ भी मैंने बाहर कर लिया और ई थीटा को यहाँ से मैंने निकाल दिया, ठीक है, ये यहाँ बच गया हमारा 2 थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। अब देखो एक आपकी बुक में ये भी फिगर दिया हुआ, इसका मतलब याद रखिएगा, पहले हमारा क्या है, जो हमारा वेक्टर था पोजीशन ई आर इन ट्रेवल ऑफ वी वेलोसिटी अगर ट्रेवल करता है थीटा पे तो क्या हो जाता है, ई आर डैश हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारा कितना था, पहले ई थीटा था, अब ये क्या हो जा रहा है, जब ई थीटा माइनस टर्म कर रहा है तो ई थीटा डैश हमारा कन्वर्ट कर रहा है, जब हमारी ई थीटा हमारा मतलब ट्रेवल कर रहा है तो वही हमारा दिखाया गया है। तो ई थीटा इक्वल टू क्या होता है, ई आर थीटा हो गया। अब यहाँ जो माइनस के टर्म में आएगा ना, ई आर हमारा कितने होगा, माइनस के टर्म में होगा डी ई थीटा अपॉन डी थीटा, ये हमारा आर के रिस्पेक्ट में है, ये हमारा कितना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि कर्वीलिनियन मोशन हमारा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल हमारा मोशन क्या होता है। इसमें बात करेंगे कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन कैसे निकल के आता है, और हॉरिजॉन्टल हमारी रेंज क्या होती है, और हमारी मैक्सिमम हाइट क्या होती है। तो जैसे दोस्तों आप ऑलरेडी जब मैं कर्वीलिनियन मोशन बता रहा था तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्रोजेक्टाइल हमारा मोशन क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी को हम क्या करते हैं, थ्रोन करते हैं, थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करती है। ये जो फॉर्मेशन हमारा बनता है ना, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मेशन बन रहा है ना, यही हमारा कहलाता है कि ये हमारा मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है। यही आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, डेरिवेशन में पूछे जाएंगे। पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है। जो ये कोई भी पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं, जब यहाँ से ये जाता है, ये एंड यहाँ तक आएगा, जब यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये जो टाइम कवर कर रहा है, पूरा टाइम इस पे लग रहा है, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें कैलकुलेट करना है कि टी की वैल्यू कितनी आएगी, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, जब ये यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है तो जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये पूरी जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, यही हमारा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अब मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ये जो हमारी है ना, मैक्सिमम पॉइंट तक जो हमारा पार्टिकल जाएगा, इनिशियल से मैक्सिमम तक गया, फिर मैक्सिमम से क्या होगा, नीचे आएगा, तो जो हमारा मैक्सिमम हाइट कवर करता है ना, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। ओके, ये हमारी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या होती है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैसे डेरिवेट करेंगे, कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा। अब ये थीटा के एंगल में है, अब ये हमारा थीटा है तो दो कंपोनेंट में होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और हमारा क्या एक कंपोनेंट बनेगा यू साइन थीटा। यही तो बनेगा ना, एक कॉस थीटा बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा साइन थीटा बनेगा। अब देखो, अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें क्या हो गया,
एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वर्क करेगा। यानी जब हम ऐसे कंसिडर करेंगे तो हमारी बॉडी क्या एक तरीके से नीचे आ रही, तो ए इक्वल टू हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, माइनस जी कंसिडर करेंगे। अब ये जब हमारी बॉडी क्या वर्टिकल में मूव करेगी यानी वाई डायरेक्शन में, जब बॉडी हमारी क्या करेगी हॉरिजॉन्टल में मूव करेगी, तो इसमें तो ग्रेविटी का कोई होगा नहीं है सर, तो यहाँ ए हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले हम कैसे डेरिवेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैंने किया है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो एस क्या है, एस हमारे एक तरह का डिस्टेंस है, हमें क्या कर टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हम यहाँ से कोई बॉडी को फेंक रहे हैं ना, टी इक्वल टू हमारे यहाँ क्या जीरो है, जब यहाँ टी इक्वल टू जीरो है, तो ये जो वेलोसिटी जा रही है ना, ये जो दूरी कवर कर रही है, एटलीस्ट हमारी उसी थ्रोन पे आ रही है ना, बॉडी पे आ जा रही, तो यहाँ हम जो हमारी एस है ना, वो हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। हमारा एस कैसा है, हमारा एस हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है। एस बराबर जीरो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू हमारा क्या है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा, और 1/2 ए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, इसलिए माइनस का जी साइन लगेगा, माइनस जी टी स्क्वायर। अब इसको क्या किया, सॉल्व किया, 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा टी, इससे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यानी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपन जी। जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। मैंने क्या किया, कैपिटल टी कंसिडर किया, ये आ गया 2u साइन थीटा अपन जी। यही हमारा फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ओके, अब बात करते हैं हॉरिजेंटल रेंज की। हॉरिजेंटल रेंज क्या है, जो ये डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये जो पूरी रेंज है, जब हमारा पार्टिकल फेंकते हैं, जहां हमारा पार्टिकल गिरेगा, तो जहां से हमने फेंका और जहां हमारा पार्टिकल गिर रहा है, उसका जो पूरा दूरी है ना, वही हमारा क्या रहता है, रेंज की हमारा मैक्सिमम रेंज कितना कवर हुआ, ठीक है। तो देखते हैं हमारी रेंज कितनी निकल के आई। अब देखो, ये हमारा टर्म कितने में है, कॉस थीटा में है, तो ठीक है, हमने कॉस थीटा मान लिया। अब देखो, यहाँ तो एक्सेलरेशन कोई वर्क नहीं कर रहा, यानी ए एच हॉरिजेंटल के टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन मैंने मान लिया जीरो है। फिर सेम फॉर्मूला मैंने लगाया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, जो हमारी दूरी है ना, उसको रेंज के टर्म में मैं काउंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको आर से कंसिडर कर लिया। यू हमारा क्या है, यू कॉस थीटा है, और हमारी टी की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपन जी। अब ए हमारा जीरो हो गया, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया, आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी, और आर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट को कंफर्म करते हैं कि हमारी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा। जब हम बॉडी को फेंकते हैं, तो जब हमारी बॉडी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती, तो वहाँ क्या हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो गया, एच मैक्स हो गया। तो जो हमारा मैक्सिमम हाइट है ना, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक हमारा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जो एस है ना, वो हमारी दूरी एक तरीके से एस, दिस इज कॉल्ड एच, इसको मैंने एच से कंसिडर कर लेता हूँ। और हमारा जो यू है, ये साइन थीटा के वाई के टर्म में जा रहा है, इसलिए साइन थीटा कर लिया, और ए हमारा क्या है, माइनस जी है, माइनस जी हो गया। ओके, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस जी, और एस को एच से मैंने डिनोट किया। अब एच को यहाँ से कंसिडर करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2g हमारा अपॉन में जाएगा, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सारे फार्मूले पता चल गए कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसका रेंज क्या होती है, और इसकी हाइट क्या होती है। डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि इम्पल्स क्या होता है और मोमेंटम हमारा क्या होता है, तब हम बात करेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं इम्पल्स की। जैसा कि पता होगा, इम्पल्स हमारा क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज ए इम्पल्स। मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स। तो हमारा दोस्तों ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है, आई जिससे हम डिनोट करते हैं आई इक्वल टू एफ इंटू टी, ये हमारा होता है इम्पल्स। ओके, अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज ए मोमेंटम। तो कहने का मतलब,
द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। तो ये दोस्तों हमारा मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसे हम डिनोट करते हैं P इक्वल टू M इंटू वी। ये हो गया हमारा दोस्तों इम्पल्स और ये हो गई हमारी मोमेंटम। अब हम बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है और कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। जो हमारा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है क्या कहता है कि जो हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स इक्वल क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यह होता है दोस्तों इसका मेन प्रिंसिपल। जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा वह इक्वल होता है इम्पल्स के। कैसे, आइए प्रूव करते हैं। ये तो हमारा हो गया दोस्तों एक डिफिनेशन जो प्रूफ होके में आएगा। अब देखते हैं हम प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज दैट हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम ए को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां हम लिख सकते हैं m इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर f dt ये क्या है, f dt है और मैंने इसको लिख दिया f m इंटू dv। जो f इंटू डी टी है, अगर f इंटू डी टी है, अब हमें पूरा फोर्स चाहिए इसका कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। क्या किया मैंने, इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्टिव करेंगे, t के। ये हो गया t1, ये हो गया t2। f इंटू डी टी इक्वल m v1 v2 एंड dv। ये हमारा क्या f है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा हमारा, ये मैंने इसको डायरेक्ट t लिख लिया तो कितना हो जाएगा हमारा, ये t2 माइनस t1 और ये m v आएगा हमारा तो कितना हो जाएगा v2 माइनस v1। अगर हम देखें तो f और हमारा t ये हमारा क्या इम्पल्स है और ये हमारा क्या शो कर रहा है, सॉरी ये हमारा इम्पल्स शो कर रहा है और ये मोमेंटम शो कर रहा है m इंटू वी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया इम्पल्स और ये हो गया एम वी टू माइनस एम वी वन। कहने का मतलब जो हमारा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है, जो हमारा इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये दोस्तों हो गया इसका प्रूफ। एक मेथड से हम और भी कर सकते हैं प्रूफ, देखो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि अगर दूसरे मेथड की बात मैं करूं, सपोज दैट ये हमारी एक बॉडी है, इसमें मोमेंटम कितना लग रहा है, वो P1 लग रहा है। जब हमारा क्या है T इक्वल टू T1 टाइम पे, जब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी चेंज होगी। जब ये चेंज हुआ तो ये हो गया मोमेंटम इसका P2 हो गया और T इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इनटू टाइम dt। F को हम क्या लिख सकते हैं, dt के टर्म में dt और ये हमारा हो गया dp। अगर हम इसको हम इंटीग्रेट करें t के रिस्पेक्ट में और p के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t1 एंड t2 एंड f ये हो गया dt इक्वल p1 एंड p2 ये हो जाएगा हमारा dp। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, f क्रॉस f
और ये कितना निकल के आएगा, T2 माइनस T1, मैंने एक टर्म शॉर्ट कर दिया है, और ये हमारा निकल के आएगा P2 माइनस P1। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो F इक्वल टू हमारा T2 एज इट इज T1, और ये क्या हो जाएगा M V2 माइनस M V1। कहने का मतलब जो हमारा रिलेशन आएगा वो हमारा रिलेशन दोस्तों सेम आएगा। तो ये है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस करने का मेन मोटिव मेरा क्या है, जो मैं न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करूंगा वो बेस्ड होगा हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। तो आइए इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। इसके स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में कि ये फॉर्मूला जो है हमारा कहां से आया और फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का कहता है कि कोई भी अगर हम वर्क डन जो हमारा होता है, अगर हम किसी बॉडी पे कोई वर्क डन करते हैं, सपोज दैट ये हमारी कोई बॉडी है, इसमें हमने क्या किया, फोर्स लगाया, हमने इसमें क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। इस बॉडी के कुछ मास होगा, इसका कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। अगर कोई बॉडी में फोर्स लगाएंगे कुछ वेलोसिटी से हमारा मूव करेगा, एक एक्सेलरेशन भी एग्जिट करेगा और कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ डिस्टेंस पे मूव करेगा जब मूव करेंगे। तो जो हम इसमें फोर्स लगाते हैं, जो हमारा वर्क, तो जो इसमें हम फोर्स लगाते हैं, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ वर्क डन होगा। जो वर्क डन जब लगेगा तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट होगी। काइनेटिक एनर्जी जब जनरेट होगी तो कोई इनिशियल वेलोसिटी की होगी कुछ, और जब भी कुछ दूर मूव करेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो कहने का मतलब जो वर्क डन होता है हमारा Fs W इक्वल टू Fs हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है, जो शॉर्टकट मैंने एक फार्मूला बेस पे बताया। अब देखते हैं इसका डिटेल से स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखते हैं। हम कह सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल state that the change in kinetic energy of a body during any displacement is equal to the work done by net force acting on the body. ओके, जो मैं आपको समझाया उसी को मैंने क्या किया, एक थ्योरी में स्टेटमेंट को लिख दिया। और हम एक शॉर्टकट डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें, और हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये हो गया दोस्तों इसका स्टेटमेंट। जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने क्या किया, एक थ्योरी बेस पे मैंने लिख दिया इसको। ये हो गया स्टेटमेंट। अब आके देखते हैं इसका प्रूफ कि इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। अगर प्रूफ आता है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है F इक्वल टू हमारा क्या होता है, ma। कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन भी होगा,
एफ हमारा क्या है, ये क्या है हमारा फोर्स है, एम हमारा क्या है यहाँ मास है, ए हमारा क्या है एक्सेलरेशन है। अगर हम ए को लिखना चाहें, ए इक्वल टू हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैंने क्या किया, जो हमारा dt है, यहां से मैंने dt को क्या किया, चेंज किया और मैंने लिख दिया ds अपॉन v। ओके, तो मैंने a इक्वल टू क्या किया, यहां से मैंने लिख दिया इसको v, dt की जगह पे मैंने इस वैल्यू को पुट किया और लिख दिया dv अपॉन ds। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम यहां पुट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं f इक्वल टू m, और a की जगह हम क्या लिखेंगे v dv अपॉन ds। ओके, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू ds। ओके, f इक्वल टू हमारा क्या होता है mv, इसको लिख दिया mv ds। ओके, तो ये हमारा जो निकला हुआ है f ds इज द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स f इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ds। यानी कहने का मतलब जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो स्मॉल डिस्टेंस ds के लिए हो रहा है। अगर हमें इसका पूरा वर्क डन चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। ये f है, 0 टू s के लिए मैंने इसको कर दिया क्योंकि मैंने लिख दिया f इक्वल टू ds, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी mv इंटू dv। ओके, सॉरी ये हमारा mv इंटू dv निकल के आया था। ओके, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा f और ये निकल के आएगा s। ये हमारा क्या हो गया m, v के रिस्पेक्ट जब हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और ये मैंने लिमिट अप्लाई की v एंड u का, तो हमारा जो निकल के आएगा m इक्वल टू v स्क्वायर m बाई 2 मैंने कर दिया इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मैं इसे और क्या लिख सकता हूं, fs इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया दोस्तों मेन फॉर्मूला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। तो हम इसीलिए कह सकते हैं इसको, जो हमारा वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स है, कह सकता हूं इसको वर्क डन बाय रिजल्टेंट। तो दोस्तों हमारा हो गया वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और ये हमारा फॉर्मूला फाइनली निकल के आया एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, जो हम न्यूमेरिकल में आगे क्या करेंगे यूज करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।